अध्याय 28 रेस्क्यू और इमरजेंसी प्लान 1 रेस्क्यू एंड इमरजेंसी प्लान। इस अध्याय में 3 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। माइंस रेस्क्यू रूल्स के प्रावधान, रेस्क्यू के उपकरण संबंधी प्रश्न और इमरजेंसी प्लान विषय कुछ इस प्रकार हैं। 1. रेस्क्यू ट्रेंड व्यक्तियों की आवश्यकता और उनके कार्य। 2. रेस्क्यू के मुख्य उपकरण। 3. स्मोक हेमेट चेतना उपकरण। 4. फ्रेश एयर बेस। 5. रेस्क्यू ट्रेसिंग। 6. रेस्क्यू ट्रेंड व्यक्तियों की नियुक्ति वितरण। 7. रेस्क्यू रूम। 8. रेस्क्यू रूम और रेस्क्यू स्टेशन में अंतर। 9. माइन पर रखे जाने वाले रेस्क्यू उपकरण। 10. सेल्फ रेस्क्यूअर। 11. आपातकाल में मैनेजर की ड्यूटी। 12. इमरजेंसी प्लान। 13. दूषित वायु में बेहोश व्यक्ति का रेस्क्यू। आग और पानी की बाढ़ से बचाव के स्टैंडिंग ऑर्डर संबंधित अध्यायों में दिए गए हैं। रेस्क्यू और इमरजेंसी प्लान। 1. खान में किन परिस्थितियों में रेस्क्यू ट्रेंड व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है? वे किस तरह के काम करते हैं? In what circumstances are services of rescue trained men required in a mine? What type of jobs do they do? उत्तर: रेस्क्यू ट्रेंड व्यक्तियों की आवश्यकता और कार्य खान में विषैली गैसों वाले या कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में जब काम करने या गुजरने की आवश्यकता होती है तो रेस्क्यू टीम बुलाई जाती है। ऐसी परिस्थिति तब आती है जब खान में विस्फोट, आग, स्पोटेनियस हीटिंग, पानी की बाढ़ या चाल धंसने की दुर्घटना होकर रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं और व्यक्ति खान में फंस जाते हैं। प्रभावित डिस्ट्रिक्ट को सील करने या रीओपन करने में भी रेस्क्यू टीम की सहायता की जरूरत होती है। रेस्क्यू टीम के कार्य। 1. विषैली या दम घोंटने वाली गैसों में फंसे व घायल व्यक्तियों की जान बचाकर बाहर लाना। 2. शवों को निकालना। 3. आग बुझाना, वायु संचार ठीक करना। 4. आग या विस्फोट से प्रभावित क्षेत्र को सील या रीओपन करते समय मदद करना। 5. उपरोक्त प्रकार की दुर्घटना होने पर एक्सप्लोरेशन करना, हवा के सैंपल लेना। 2. रेस्क्यू पार्टी किस प्रकार के मुख्य उपकरण काम में लेती है? What types of equipment are used by rescue teams? उत्तर: रेस्क्यू के मुख्य उपकरण रेस्क्यू कार्य में प्रयुक्त होने वाले मुख्य उपकरण हैं। स्वयं पूर्ण श्वसन उपकरण, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस, जैसे ड्रैगर BG-174। इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर होता है और श्वास लेने के लिए व्यक्ति को बाहरी वातावरण पर निर्भर नहीं करना पड़ता है। रेस्क्यू दल का प्रत्येक व्यक्ति यह उपकरण पहनकर 2 घंटे तक सांस ले सकता है। बी. बचाव उपकरण, एस्केप एपरेटस। ये छोटे 45 मिनट वाले स्वयं पूर्ण उपकरण हैं जो खान में जीवित व्यक्ति को पहनाकर उसे अविश्वसनीय वातावरण से बाहर लाया जा सकता है। उदाहरण सेवॉक्स और ड्रैगर FSR 850.1 सी चेतना उपकरण या पुनर्जीवन उपकरण। रिवाइविंग एपरेटस, ये गैस, आग, इलेक्ट्रिक शॉक या पानी में डूबने से बेहोश व्यक्ति को शुद्ध ओवरमैन्स हैंडबुक ऑक्सीजन देने के काम आता है। नो वॉक्स व पल मोटर, पूल मोटर ऐसे ही उपकरण हैं। डी. स्मोक हेमेट, स्मोक हेलमेट, ये ट्यूब ब्रीदिंग उपकरण हैं जिन्हें शुद्ध वातावरण से करीब 36 मीटर्स लंबी ट्यूब द्वारा हवा पहुंचाई जाती है। ये बहुत उपयोगी उपकरण हैं जो बिना विशेष ट्रेनिंग लिए व्यक्ति भी सरलता से उपयोग कर सकते हैं। ए. सेल्फ रेस्क्यूअर, सेल्फ रेस्क्यूअर। सेल्फ रेस्क्यूअर खूनी गैस वाले वातावरण से अपनी जान बचाकर निकलने का साधन है। फिल्टर टाइप सेल्फ रेस्क्यूअर FSR में भरा रासायनिक पदार्थ हवा में मौजूद CO गैस को CO2 में बदलकर श्वास योग्य बनाता है। परंतु यह उपकरण तब काम आ सकता है जब O2 आवश्यक मात्रा में मौजूद हो। आजकल सेल्फ कंटेन्ड सेल्फ रेस्क्यूअर SCSR प्रयोग होने लगे हैं जिनमें रखा रासायनिक पदार्थ ऑक्सीजन बनाता रहता है। 3. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्मोक हेमेट। बी. चेतना उपकरण राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। ए. स्मोक हेलमेट। बी. रिससिटेटिंग एपरेटस। उत्तर:
स्मोक हेमेट, स्मोक हेलमेट। स्मोक हेमेट अविश्वसनीय वातावरण में फंसे व्यक्ति को बचाकर लाने, धुएं वाले वातावरण में ब्रेटिस आगे बढ़ाने, वेंटिलेशन डोर खोलने, स्टॉपिंग बनाने और आग बुझाने जैसे बचाव कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी उपकरण है। ये गैस टाइट मुखौटे वाला हेमेट है जिसमें करीब 36 मीटर्स लंबी लचीली ट्यूब लगी रहती है। ट्यूब का मुंह शुद्ध हवा वाली जगह में रखकर स्मोक हेमेट पहने व्यक्ति को वहां से शुद्ध हवा धौंकनी, बेल लोज चलाकर या फैन चलाकर पहुंचाई जाती है। श्वास द्वारा छोड़ी चित्र गई हवा हेमेट से बाहर निकल जाती है। फ्रेश एयर बेस पर सेफ्टी लैंप और मोनिया चिड़िया या CO डिटेक्टर यंत्र से जांच करके ये सुनिश्चित किया जाता है कि वहां हवा सांस लेने योग्य है। जब तक स्मोक हेमेट वाला व्यक्ति फैब तक न पहुंच जाए तब तक धौंकनी या पंखा चालू रखना चाहिए। रेस्क्यू और इमरजेंसी प्लान। रेस्क्यू रूल्स के अनुसार रेस्क्यू रूम में 2 स्मोक हेमेट रखे जाते हैं, एक धौंकनी वाला और दूसरा पंखे वाला। जिस खान पर रेस्क्यू रूम नहीं है वहां सरफेस पर एक स्मोक हेमेट रखने का प्रावधान है। चेतना उपकरण या पुनर्जीवन उपकरण, रिससिटेटिंग और रिवाइविंग एपरेटस। ये उपकरण विषैली गैस, आग, इलेक्ट्रिक शॉक, पानी में डूबने आदि के प्रभाव से बेहोश व्यक्ति को शुद्ध ऑक्सीजन देने के काम आता है। यह उपकरण अस्पतालों में प्रयुक्त होने वाले ऑक्सीजन उपकरण जैसा ही होता है। सामान्यतः यह उपकरण बेहोश व्यक्ति को फ्रेश एयर बेस पर बनावटी सांस देने के साथ साथ शुद्ध O2 देने के लिए प्रयोग होता है, परंतु जहरीली गैसों वाले वातावरण में से बेहोश व्यक्ति को बाहर लाते समय रेस्क्यू पार्टी चेतना उपकरण लगाकर ला सकती है। ये उपकरण 2 प्रकार के होते हैं। 1. लंग गवई। लंग गवर्न्ड उपकरण में O2 की सप्लाई पायल व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार ऑटोमेटिकली नियमित होती है। उदाहरण NOVOX रिवाइविंग एपरेटस, सीबर गॉर्मन एंड कंपनी। 1 या 2 सिलेंडर वाला। 2. कंप्रेस्ड एयर टाइप उपकरण जिसमें स्वयं O2 सप्लाई की गति बदली जा सकती है। उदाहरण ड्रैगर कंपनी का पुल मोटर उपकरण, मॉडल PT60 2 सिलेंडर वाला और PT61 1 सिलेंडर वाला। रेस्क्यू रूल्स के अनुसार रेस्क्यू रूम में 3 और रेस्क्यू स्टेशन में 12 चेतना उपकरण रखे जाते हैं। फैब पर कम से कम एक चेतना उपकरण रखना अनिवार्य है। 4. फ्रेश एयर बेस क्या होता है? माइंस रेस्क्यू रूल्स 1985 में उसके लिए क्या प्रावधान है? 1990, 1994 या स्वच्छ वायु स्थल या फ्रेश एयर बेस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2006. What is a fresh air base? What are the provisions of Mines Rescue Rules 1985 in respect of FAB? Write a short note on FAB. वो उत्तर। फ्रेश एयर बेस, शुद्ध हवा का स्थान, भूमिगत खान में रेस्क्यू कार्य के लिए दूषित वातावरण की सीमा के नजदीक 2 to 3 पिलर बाहर शुद्ध हवा में एक स्थान नियत किया जाता है जहां से रेस्क्यू टीम ओवरमैन्स हैंडबुक तैयार होकर रेस्क्यू कार्य के लिए आगे बढ़ती है। उसे फ्रेश एयर बेस कहते हैं। फ्रेश एयर बेस पर रेस्क्यू व फर्स्ट एड के सामान रखे जाते हैं और एक रेस्क्यू टीम उपकरण पहने तैयार रहती है ताकि काम में लगी टीम को कुछ खतरा हो तो मदद कर सके तथा रेस्क्यू कार्य तेजी से भी हो सके। शुरू में जब पूरी खान गैसों से भरी है तो पहला फैब सरफेस पर बनाया जाता है। जैसे जैसे वातावरण सामान्य होता जाता है वैसे वैसे फैब को आगे शिफ्ट करते जाते हैं। फैब के बाहर तक सब सामान बिना रेस्क्यू उपकरण लगाए व्यक्ति पहुंचाते हैं। रेस्क्यू रूल्स के प्रावधान। रूल 27(1) जल्द से जल्द दूषित वातावरण वाले भाग के जितना नजदीक सुरक्षा के अनुसार संभव हो उतना नजदीक शुद्ध हवा में एक या अधिक फ्रेश एयर बेस स्थापित किए जाएंगे। 2. फ्रेश एयर बेस पर टेलीफोन सुविधा रखी जाएगी। फ्रेश एयर बेस भूमिगत भाग में है तो सरफेस तक, फ्रेश एयर बेस सरफेस पर है तो पिट बॉटम तक। 3.
विलंब से जीवन का खतरा होने की स्थिति को छोड़कर अन्य किसी अवस्था में रेस्क्यू ट्रेंड व्यक्ति फ्रेश एयर बेस से आगे तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक कि फ्रेश एयर बेस पर निम्नलिखित उपलब्ध न कर लिए जाएं। 2 व्यक्ति, जिनमें से संभव हो तो एक डॉक्टर और दूसरा रेस्क्यू ट्रेंड व्यक्ति। बी रेस्क्यू उपकरणों के साथ एक स्पेयर रेस्क्यू टीम जो तुरंत कार्य करने के लिए तैयार हो। सी एक या अधिक सांस दिलाने वाले उपकरण, रिवाइविंग एपरेटस और ऑक्सीजन देने वाले उपकरण, ऑक्सीजन रिवाइवर। डी फर्स्ट एड बॉक्स और स्ट्रेचर। ए एक हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापक यंत्र तथा एफ 2 फ्लेम सेफ्टी लैंप। 4 यदि फ्रेश एयर बेस से आगे व्यक्ति पहले ही काम में लगे हैं तो फ्रेश एयर बेस पर जितना जल्दी हो सके उपरोक्त व्यक्ति, सामान व उपकरण पहुंचाए जाएंगे। 5 रेस्क्यू ट्रेसिंग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2005 राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेस्क्यू ट्रेसिंग। माइंस रेस्क्यू रूल्स 1985 के रूल 18 का ये प्रावधान है कि प्रत्येक अंडरग्राउंड खान पर खान की वर्किंग की 3 से अधिक स्पष्ट ट्रेसिंग रखी जाएंगी जो कम रेस्क्यू और इमरजेंसी प्लान से कम 3 महीने तक अपडेटेड होंगी। ट्रेसिंग में निम्नलिखित चीजें दिखाई गई होंगी: खान के वेंटिलेशन का तरीका, हवा बहने की दिशा, हवा नापी के सब स्थान, हवा क्रॉसिंग, वेंटिलेशन डोर, स्टॉपिंग, बूस्टर फैन या हवा को कम बेसी करने या बांटने का अन्य प्रमुख साधन, सब फायर डैम, प्रिपरेटरी स्टॉपिंग, आग बुझाने का प्रत्येक उपकरण, सब वाटर डैम, नाप जोख व बनावट के ब्यौरे के साथ, सब पंपिंग स्टेशन, टेलीफोन व फर्स्ट एड स्टेशन, ज्वलनशील पदार्थ रखने के सब स्थान, रिजर्व स्टेशन, सब हॉलेज व ट्रैवलिंग रोड। इस ट्रेसिंग पर रेस्क्यू रूल्स के शेड्यूल वी शेड्यूल 5 में दिए गए चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। 6 निम्नलिखित के कानूनी प्रावधान बताइए। रेस्क्यू ट्रेंड व्यक्तियों की खान में नियुक्ति, वितरण और निवास स्थान। राइट द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑन द फॉलोइंग: अपॉइंटमेंट ऑफ रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन्स इन माइंस, देयर डिस्पोजिशन एंड अकोमोडेशन। रेस्क्यू ट्रेंड व्यक्तियों की खान में नियुक्ति, वितरण और निवास स्थान के लिए माइंस रेस्क्यू रूल्स के रूल 19 में प्रावधान इस प्रकार हैं। 1 जिस भूमिगत खान में 100 से अधिक व्यक्ति सामान्यतः भूमिगत भाग में नियोजित हैं, उसका मैनेजर यह सुनिश्चित करेगा कि हर समय सरफेस पर कम से कम 5 रेस्क्यू ट्रेंड व्यक्ति उपलब्ध रहें। 2 जिस खान के भूमिगत भाग में सामान्यतः 500 से अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, उसका मैनेजर यह भी सुनिश्चित करेगा कि उस खान के प्रत्येक 100 व्यक्ति या उसके भाग पर एक व्यक्ति रेस्क्यू ट्रेंड हो। 3 खान के मालिक की यह जिम्मेदारी होगी कि निवास की जगह के निम्नलिखित प्रबंध किए जाएं: रेस्क्यू स्टेशन अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट, प्रशिक्षक तथा रेस्क्यू ब्रिगेड के सब सदस्यों के लिए रेस्क्यू स्टेशन के नजदीक। बी रेस्क्यू रूम इंचार्ज तथा उससे जुड़े रेस्क्यू ट्रेंड व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों अटेंडेंट्स के लिए रेस्क्यू रूम के नजदीक। ओरमैन्स हैंडबुक। सी अन्य रेस्क्यू ट्रेंड व्यक्तियों के लिए भूमिगत खान के प्रवेश मार्ग के नजदीक। 4 रेस्क्यू ट्रेंड व्यक्तियों को जरूरत पड़ने पर तुरंत बुलवाने के लिए भूमिगत खान पर घंटी या रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित अन्य व्यवस्था रखी जाएगी। 7 रेस्क्यू रूम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेस्क्यू रूम। रेस्क्यू रूम। रेस्क्यू रूम 1 प्रत्येक भूमिगत खान पर जहां सामान्यतः 100 से अधिक व्यक्ति भूमिगत भाग में नियोजित हैं और 35 की 0 मीटर 0 के अंदर कोई रेस्क्यू स्टेशन नहीं है, वहां सरफेस पर प्रवेश मार्ग के नजदीक एक रेस्क्यू रूम बनाया जाएगा। 2 एक ही रेस्क्यू रूम कई खानों के लिए भी रखा जा सकता है यदि वे सब खाने एक ही मालिक की हैं और उनके भूमिगत भागों में सामान्यतः नियोजित व्यक्तियों की संख्या 5000 से अधिक नहीं है। वे सब रेस्क्यू रूम से 35 की 0 मीटर 0 के दायरे में स्थित हैं व सड़कों से जुड़ी हैं।
एक ही मालिक की कई खानों में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या 5000 से अधिक हो तो रेस्क्यू रूम को डीओजीओएमओएसओ रेस्क्यू स्टेशन की तरह काम करने की इजाज़त दे सकते हैं, परंतु उसमें रेस्क्यू की प्राथमिक ट्रेनिंग, इनिशियल ट्रेनिंग, नहीं दी जाएगी। ऐसे रेस्क्यू रूम में 2 घंटे वाले सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग एपरेट्स के 15 सेट अलग से रखे जाएंगे और रेस्क्यू रूम का इंचार्ज मैनेजर सर्टिफिकेट वाला व्यक्ति होगा। 3. किसी भी फायरी सीम या द्वितीय या तृतीय डिग्री की गैसी सीम वाली खान पर, चाहे भूमिगत भाग में नियोजित व्यक्तियों की संख्या कुछ भी हो, डीओजीओएमओएसओ अलग से रेस्क्यू रूम बनाने को कह सकते हैं। 4. प्रत्येक रेस्क्यू रूम पर एक रेस्क्यू रूम इंचार्ज होगा। 5. रेस्क्यू रूम में उचित संख्या में रेस्क्यू ट्रेंड व्यक्ति रखे जाएंगे। हर समय कम से कम एक रेस्क्यू ट्रेंड व्यक्ति वहां ड्यूटी पर रहेगा। 8. रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम में अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्क्यू स्टेशन एंड रेस्क्यू रूम। रेस्क्यू और इमरजेंसी प्लान। रेस्क्यू स्टेशन 1 35 किलोमीटर 0 के दायरे में स्थित भूमिगत खानों के रेस्क्यू कार्य के लिए स्थापित किया जाता है। 2. बड़ी दुर्घटना या लंबे समय तक चलने वाले रेस्क्यू व रिकवरी कार्य में रेस्क्यू ट्रेंड व्यक्ति एवं उपकरण की मदद देता है। B. रेस्क्यू की प्रारंभिक व रिफ्रेश ट्रेनिंग देता है। C. जिस भूमिगत खान पर रेस्क्यू रूम नहीं है, उसके रेस्क्यू रूम का कार्य करता है। 3. रेस्क्यू स्टेशन में माइंस रेस्क्यू रूल्स के शेड्यूल I के अनुसार सामान व उपकरण रखा जाता है। 1. रेस्क्यू रूम उस भूमिगत खान पर बनाया जाता है जिसके 35 किलोमीटर 0 के दायरे में कोई रेस्क्यू स्टेशन नहीं है और भूमिगत भाग में 100 से अधिक व्यक्ति नियोजित है। सामान्यतः रेस्क्यू रूम एक ही खान के लिए होता है, परंतु उनका कुल मैनपावर 5000 से अधिक नहीं है और वे सब रेस्क्यू रूम से 35 किलोमीटर 0 के अंदर हैं तो एक ही मालिक की कई खानों के लिए एक सामूहिक रेस्क्यू रूम भी हो सकता है। यदि खानों के उपरोक्त समूह का मैनपावर 5000 से अधिक है तो डीओजीओएमओएसओ कुछ शर्तों पर उसे रेस्क्यू स्टेशन का कार्य करने की इजाज़त दे सकते हैं। 2. आपातकाल में तुरंत तैयार रेस्क्यू उपकरण और रेस्क्यू ट्रेंड व्यक्तियों की सहायता देता है। B. रेस्क्यू स्टेशन से आए उपकरणों के रखरखाव व चार्जिंग की सुविधा देता है। C. जिस भूमिगत खान पर रेस्क्यू रूम नहीं है, उसके रेस्क्यू रूम का कार्य करता है। C. रेस्क्यू रूम में प्रारंभिक व रिफ्रेश ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। 3. रेस्क्यू स्टेशन में माइंस रेस्क्यू रूल्स के शेड्यूल I के अनुसार सामान व उपकरण रखा जाता है। 3. रेस्क्यू रूम में माइंस रेस्क्यू रूल्स के शेड्यूल 2 के अनुसार सामान व उपकरण रखा जाता है। 2. 9. खान के ऊपर सरफेस में कम से कम क्या रेस्क्यू यंत्र एवं उपकरण रखना पड़ता है। 1993 Overman's Handbook. What minimum equipment is to be kept at the surface of a mine where no rescue room is located close to mine entrance? उत्तर: सरफेस पर न्यूनतम आवश्यक रेस्क्यू उपकरण जिस खान पर रेस्क्यू रूम नहीं है, उसकी सरफेस पर कम से कम निम्नलिखित रेस्क्यू उपकरण रखा जाएगा। नंबर 1 स्मोक हैमेट, धड़कने वाला की संख्या 1। नंबर्स 2 फ्लेम सेफ्टी लैंप, मेंटेनेंस औजारों सहित की संख्या 1। नंबर्स 3 CO डिटेक्टर की संख्या 1। CO डिटेक्टर ट्यूब की संख्या 10। नंबर्स 4 घूमने वाला हाइग्रोमीटर की संख्या 1। नंबर्स 5 सेफ्टी बेल्ट की संख्या 1। नंबर्स 6 चेतना उपकरण की संख्या 1। नंबर्स 7 फर्स्ट एड बॉक्स की संख्या 1। नंबर्स 8 कंबल की संख्या 2। नंबर्स 9 फोल्डिंग स्ट्रेचर की संख्या 1। 10 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यू 2008 2013 राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेल्फ कंटेन्ड सेल्फ रेस्क्यूअर। उत्तर: सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर स्व बचाव का साधन है जो खान में विस्फोट होने या आग लगने पर बनने वाली विषैली गैसों, मुख्यतः खूनी गैस CO वाले वातावरण में से अपनी जान बचाकर निकलने के काम आता है।
सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर या स्वयं पूर्ण सेल्फ रेस्क्यूअर में रखा हुआ रासायनिक पदार्थ पोटेशियम पर ऑक्साइड श्वास द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड व नमी से क्रिया करके ऑक्सीजन बनाता है। इससे व्यक्ति को सांस लेने के लिए बाहर की हवा पर निर्भर नहीं करना पड़ता। भूमिगत खान में जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति सेल्फ रेस्क्यूअर अपनी बेल्ट में बांध कर रखता है। विस्फोट होने या आग लगने पर वो डिब्बे की सील तोड़कर सेल्फ रेस्क्यूअर का माउथपीस दांतों में फिट करता है और नोज क्लिप से नाक बंद कर देता है। उसे श्वास के लिए हवा सेल्फ रेस्क्यूअर से मिलती रहती है। सेल्फ रेस्क्यूअर 30 मिनट तक काम आ सकता है। नोट: वर्ष 2008 से पूर्व फिल्टर टाइप सेल्फ रेस्क्यूअर प्रयोग होता था, उसकी अब मनाही है। रेस्क्यू और इमरजेंसी प्लान 11 कानूनी प्रावधान लिखे सेल्फ रेस्क्यूअर का प्रयोग, आपूर्ति और देखभाल 2000, 2003, 2007 Right statutory provisions on use, supply and maintenance of self-rescuer। उत्तर: सेल्फ रेस्क्यूअर का प्रयोग, आपूर्ति और देखभाल 1 कोई भी व्यक्ति खान में तब तक नहीं जाएगा, न काम करेगा और न ही भूमिगत भाग में नियुक्त करने या काम करने की अनुमति दी जाएगी जब तक कि उसे चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अनुमोदित प्रकार का सेल्फ रेस्क्यूअर नहीं दिया गया है और वो उसे अपने साथ नहीं ले जाता है। 2 यदि ऐसा सेल्फ रेस्क्यूअर प्रयोग के दौरान दुर्घटनावश टूट जाता है या खराब हो जाता है या नियत सीमा से अधिक भार ग्रहण करने के कारण या निर्धारित जीवन सीमा पार हो जाने के कारण काम के योग्य नहीं रहता या प्रयोग में ले लिया गया है तो मालिक, एजेंट या मैनेजर ऐसे सेल्फ रेस्क्यूअर को तुरंत बदल देंगे। 3 जिस खान में सेल्फ रेस्क्यूअर काम में आने हैं उसमें हर समय सेल्फ रेस्क्यूअर का उचित स्टॉक रहेगा ताकि जरूरत पड़ने पर वे तुरंत उपलब्ध हों। बी खान पर सेल्फ रेस्क्यूअर की सफाई, रख रखाव और जांच के लिए पर्याप्त व्यवस्था होगी। सी भूमिगत भाग में कार्य करने वाले हर व्यक्ति को सेल्फ रेस्क्यूअर काम में लेने की समुचित ट्रेनिंग व रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाएगी। 12 निम्नलिखित के बारे में माइंस रेस्क्यू रूल्स 1985 के प्रावधान लिखिए। और आपातकाल में मैनेजर की ड्यूटी। बी भूमिगत खान पर रेस्क्यू कार्य में लगे व्यक्तियों के ठहरने का स्थान। State the provisions of Mines Rescue Rules 1985 regarding A. Duties of manager in emergency. B. Accommodation at the below ground mine for persons engaged in rescue work. उत्तर: आपातकाल में मैनेजर की ड्यूटी ऐसी इमरजेंसी की सूचना पाते ही जिसमें रेस्क्यू टीम की आवश्यकता हो सकती है, मैनेजर या उसकी अनुपस्थिति में सरफेस पर उपस्थित प्रमुख अधिकारी प्रिंसिपल ऑफिशियल तुरंत ही निम्नलिखित कदम उठाएगा। ओवरमैन्स हैंडबुक और रेस्क्यू रूम या संबंधित रेस्क्यू स्टेशन को सहायता के लिए सूचित करेगा। बी खान के रेस्क्यू ट्रेंड व्यक्तियों को बुलवाएगा। सी यदि जरूरत हो तो नजदीक की खानों के मालिक, एजेंट या मैनेजरों को उनकी खान के रेस्क्यू ट्रेंड व्यक्ति उपलब्ध कराने के लिए खबर देगा। डी रेस्क्यू स्टेशन को खबर देगा कि खान में किस प्रकार की घटना घटी है और यह भी बताएगा कि रेस्क्यू स्टेशन की सहायता की आवश्यकता है या नहीं। सी डॉक्टरी सहायता की व्यवस्था करेगा। एफ रीजनल इंस्पेक्टर को घटना की सूचना देगा। 2 भूमिगत खान का सब रेस्क्यू व रिकवरी रेस्क्यू एंड रिकवरी कार्य मैनेजर या उसकी अनुपस्थिति में प्रमुख अधिकारी के नियंत्रण, देखरेख व निर्देशन में किया जाएगा। भारी आपातकाल मेजर इमरजेंसी की अवस्था में जैसे दहन या एक्सप्लोजन हो जाने पर या बड़ी भूमिगत आग लगने पर या ऐसी दुर्घटना होने पर जिसमें कई लोग घिर जाएं, मैनेजर या प्रमुख अधिकारी रेस्क्यू या रिकवरी कार्य संबंधी निर्णय लेने में एक सलाहकार समिति से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। उसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे: मैनेजमेंट का एक वरिष्ठ अधिकारी, DOGO/MOSO का प्रतिनिधि, संबंधित रेस्क्यू स्टेशन का प्रतिनिधि, मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड वर्कर्स यूनियन का प्रतिनिधि।
गंभीर खतरे की स्थिति हो तो समिति के गठन की प्रतीक्षा में समय नष्ट किए बिना मैनेजर स्वयं तुरंत आवश्यक निर्णय लेकर कार्य चालू करा सकता है। भूमिगत खान के रेस्क्यू कार्य में लगे व्यक्तियों के ठहरने का स्थान। जब कभी रेस्क्यू ट्रेंड व्यक्ति भूमिगत खान के रेस्क्यू व रिकवरी कार्य में लगाए जाते हैं तो उनके लिए उस खान पर ठहरने की व्यवस्था की जाएगी जिसमें उस कार्य के लिए आवश्यक उपकरणों को रखा व भरा जा सके। ऐसी जगह उस खान के किसी चालू प्रवेश मार्ग एंट्रेंस के नज़दीक सुविधाजनक स्थल पर होगी और उसमें हवा व प्रकाश की उचित व्यवस्था रखी जाएगी। वहां पर्याप्त मात्रा में ठंडे व स्वास्थ्यकर पेयजल कूल एंड होलसम ड्रिंकिंग वाटर एवं रेस्क्यू वर्कर्स के लिए कैंटीन की उचित सुविधा का प्रबंध भी किया जाएगा। रेस्क्यू और इमरजेंसी प्लान 2001, 2005, 2009, 13। आपात योजना इमरजेंसी प्लान क्या है? आपात योजना के क्या नियम हैं? What is emergency plan? What are the statutory provisions for emergency plan? उत्तर आपात योजना इमरजेंसी प्लान प्रत्येक भूमिगत खान का मैनेजर आपातकाल इमरजेंसी के समय में प्रयोग के लिए एक सामान्य कार्यवाही योजना इमरजेंसी प्लान तैयार करता है। उसे आपात योजना या इमरजेंसी प्लान कहते हैं। इस आपात योजना में खान के प्रत्येक पदाधिकारी एवं मुख्य व्यक्तियों कीमन तथा टेलीफोन ऑपरेटरों के कर्तव्य एवं दायित्व के बारे में आउटलाइन होती है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को यह मालूम हो जाए कि आग विस्फोट या अन्य संकट की घटना हो जाने से उसे क्या करना है या उससे किस प्रकार के काम की अपेक्षा है। नियम 1। प्रत्येक खान का मैनेजर खान खोलने या पुनः खोलने के 30 दिन के अंदर आपात योजना तैयार करके उसको प्रतिलिपि रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेगा। 2। इमरजेंसी प्लान में ऊपर लिखे अनुसार विभिन्न व्यक्तियों के आपातकाल में कर्तव्य एवं दायित्व दिए गए होंगे। 3। रीजनल इंस्पेक्टर आपात योजना को उसी रूप में या आवश्यक परिवर्तन के साथ अनुमोदित करेगा जिसे लागू किया जाएगा। 4। सभी पदाधिकारियों मुख्य व्यक्तियों और टेलीफोन ऑपरेटरों को आपात योजना से पूरी तरह परिचित कराया जाएगा ताकि आपातकाल में कोई उलझन या परस्पर विरोधी आदेशों को टाला जा सके। 5। किसी इमरजेंसी या संकट की खबर मिलते ही मैनेजर या उसकी अनुपस्थिति में सरफेस पर मौजूद मुख्य अधिकारी तत्क्षण आपात योजना के एक्शन प्लान के अनुसार सभी कार्य चालू कर देगा। 14। आपके डिस्ट्रिक्ट का एक वर्कर गलती से दूषित वायु में जाकर बेहोश होकर गिर पड़ा है। उस वायु में गर्म गैस जमा होने से ऑक्सीजन की कमी आ गई है। ओवरमैन की हैसियत से आप उसे कैसे बचाएंगे? A workman has inadvertently entered an irrespirable atmosphere and fallen unconscious, the oxygen content having been reduced by excess of methane. As overman in charge of the district, how will you save him?